नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इसमें सच्चाई है कि आंकड़े राजनीतिक बातें नहीं करते हैं और सदाकत ये भी है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार पर यह आरोप है कि धर्म की राजनीति की आड़ लेकर के वो महंगाई को दबाते रहते हैं। और अगर हम विपक्ष की बात करें, मामूली विपक्ष है, मजबूत विपक्ष नहीं है, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस महंगाई के मुद्दे को लेकर के खुलकर बाहर नहीं आ पा रहा है। शायद यही कारण है कि हम जब देखते थे कि 2013 में किस तरीके से अगर प्याज 1 रुपया भी महंगा होता था तो प्याज को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैंक के लॉकर के पास चले जाते थे, अपने गले में टमाटर की मालाएं पहन लेते थे। शायद कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें नाकाम है। चर्चा करेंगे, नम्रता शर्मा है अपनी पार्टी से। आपका स्वागत है नम्रता जी। रमेश अरोड़ा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, फॉर्मर एमएलसी भी हैं, आपका भी स्वागत है। कपिल सिंह फायरब्रांड प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं यही करूंगा रमेश जी, कब तक धर्म की राजनीति की आड़ में लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको छुपाते रहेंगे आप? मुझे लगता है कि पहली बात तो है कि हमारी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, रिलीजियस के आधार के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। राष्ट्र नीति और राजनीति में फर्क होता है। हमारी नीति जो रहती है हमेशा राष्ट्र नीति रहती है, इसलिए राष्ट्र नीति होने के कारण कई बार कड़वे डिसीजन, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और दुनिया भर का जो इस समय सिनेरियो विशेष तौर पर बना है, खासतौर पर इस समय जो वार चल रही है यूक्रेन की, रशिया की, उस सारा का इम्पैक्ट जो चल रहा है, डॉलर के बारे में क्राइसिस, डॉलर और रुपया का कंपटीशन, रुपये का और रूबल का कंपटीशन, अब ये जो सारा शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि राष्ट्र नीति इस समय अच्छी चल रही है। और ये डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्र डिमांड करता है कि एक बार तो डॉलर को उसकी जगह बतानी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश में 3% इंग्लिश बोर्ड स्पीकिंग है, लेकिन दुनिया में फोबिया दे दिया है कि सब लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है तो राष्ट्र नीति को ध्यान में रखना चाहती है। जैसे जीएसटी है, इन्फ्लेशन रेट्स है, बाकी चीजें हैं। देखिए, अब साथ ही में आप श्रीलंका के अंदर आप हाल देख लीजिए कि समय क्या है, क्राइम उन्होंने इमरजेंसी लगाई फिर हटाई। बांग्लादेश में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, कुल मिला के मेरा ये मानना है कोई इंसिडेंट है। आपकी बात के लिए एक लाइन में जवाब देना, धर्म की राजनीति नहीं चल रही, कोई इंसिडेंट चल रहा है कि रशिया की लड़ाई और इलेक्शन खत्म होना, ये जैसे खत्म हुए तो ये इंसिडेंट हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि उसमें हमारी कोई राजनीति या इस प्रकार का, जहाँ उसको हम धार्मिक के धर्म के एंगल से वो एक्सप्लॉइट करेंगे या उस ढंग से चलेंगे, इस प्रकार का ना नियत है, ना सोच है, ना ऐसा हम इस देश के अंदर करना चाहते हैं। प्योरली सेकुलर गवर्नमेंट चला रहे हैं। देखिए, 105 रुपये 41 पैसे पेट्रोल है। मैं आपको बताता हूँ, सीएनजी चलो खैर जम्मू कश्मीर में ताल्लुक ने 69 पॉइंट, ये अगर डीजल की बात करें 96, 96 रुपये 80 पैसे है। और आप कह रहे हैं, और दूसरी ओर 1000 रुपये से ज्यादा सिलेंडर चला गया। और आप जब यूपी में प्रचार करते हो तो कहते हैं कि 80-20 के बीच में लड़ाई है। 80-20 का क्या मतलब है? 350 पे ये लोग सड़कों पे आते थे, प्याज की माला समृति ईरानी जी गले में लेके नारेबाजी करती थी, पूरा संसद के पूरे सांसद सड़कों पे उतर जाते थे कि महंगाई हटाओ, गरीब बचाओ। चलिए रमेश जी, आपसे पूछा मैंने एक बात विनोद जी, जो आपने बात कही, आपने जो स्टार्ट किया ओपनिंग ऑफ दिस डिबेट, आपने एक लफ्ज कहा कि भाई पहले तो ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गले में माला डाल के बाहर निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे, यानी उस समय पहले जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जैसे आपका कहना है कि अपोजिशन भी वो रोल, आप ही ने कहा है कि स्टार्ट अपोजिशन को वो रोल नहीं कर पा रही, ये तो अपोजिशन जवाब दे पाएगी कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज भी इस सारे हालात के अंदर अगर इक्विपमेंट से आकर, लेकिन आप सहूलियत के मुताबिक चीजों को चुनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट्रोल इतना हो गया, सिलेंडर 1000 जा रहे हैं और आप चुनाव में प्रचार करते हो 80-20 के बीच। कलेक्टिव स्ट्रेटजी जब बनती है, देखिए हम सिर्फ आंख की स्ट्रेटजी नहीं बनानी, बालों की, जब चेहरे की सिर्फ नहीं प्लानिंग करनी, जब पूरे शरीर की प्लानिंग करनी है, पूरे हिंदुस्तान की प्लानिंग करनी है, तो उसमें बड़े तरह के आयाम आते हैं, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन का भी आता है, जिसमें डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आते हैं, जिसमें वेपनरी पावर अच्छी बनना, जिसमें न्यूक्लियर पावर अच्छी बनना, जिसमें बड़े से बड़े जहाज लेना, जिसमें चाइना से, पाकिस्तान से हम लोग लोहा ले सके ऑन टाइम आने पे, इस प्रकार के इक्विपमेंट्स तैयार करना।
मुझे लगता है कि वर्ड सिनेरियो के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपेंडिचर उस ओर डाइवर्ट होता है जी। और होना जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है, मजबूरी है। इसलिए इन कलेक्टिव सारे सिनेरियो चलिए आप ये मान रहे हैं कि अब एक देश को मजबूत करने के लिए गरीब जनता पर आप जो महंगाई है वो थोप रहे हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं। चलिए कपिल जी आप बताइए। एक लाइन में समझाऊंगा, देश को मजबूत करने के लिए हर आदमी को अगर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो करना ही चाहिए। उसमें केवल मात्र गरीब अमीर या मिडिल क्लास की बात नहीं है। देश को अगर ठीक चलना है, ठीक खड़े रखना है तो ये सब आपसे जानना चाहूंगा कि आप विपक्ष में हैं, माना 2 फिगर में आ गए हैं, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष ही होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप सही तरीके से इस महंगाई के इशू को उठाने में नाकाम रहे हैं? इन्होंने एक शब्द यूज किया, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट का जो सत्र था वो शुक्रवार तक चलना था और 2 दिन पहले उस पार्लियामेंट को इसीलिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की मांग थी कि महंगाई के ऊपर और रोजगार के ऊपर चर्चा करवाई जाए। राइट। तानाशाही रवैया अख्तियार करके जब किसी बात पर सरकार चर्चा करने के लिए राजी नहीं होगी, विपक्ष चीखता चिल्लाता रहेगा, आम आदमी त्रस्त रहेगा और महंगाई का आलम यह है कि जो खाने का तेल 75 रुपए मिलता था वो 200 रुपए पार हो गया है जी। पेट्रोल जो 70 रुपए मिलता था 2014 में वो 100 से पार हो गया है, 105। किसानों के खाद हो, उनके बीज हो, बिजली हो, उनको नहीं बख्श रही सरकार। आम आदमी का जीना इस हद तक मुहाल हो गया है कि घर से निकलने के लिए आपको यह पहले सोचना पड़ता है कि आज मैं कितना तेल डलवाऊंगा, और गृहिणियों को यह सोचना पड़ता है कि आज वो कितनी गैस बचा पाएंगी जी। और खाने की जो दालें हैं उनके हालात इस तरह हैं कि उनके जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं। कपिल जी, ये तो मैंने काफी कुछ बता दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कांग्रेस बतौर विपक्ष नाकाम रही है। जैसे मैंने बताया कि 2013 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लॉकर तक का इस्तेमाल किया, सब्जी मंडियों में जाकर के गलों में टमाटर की मालाएं पहनी। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन है ना सरकार की। कहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते थे जब डॉलर गिरता है तो देश की साख, प्रधानमंत्री की साख, ना जाने किस किस की साख गिरती है। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आज किस किस की साख गिर रही है। और इन्होंने बात की डिफेंस बजट, जब से ये सरकार आई है डे बाय डे कटेल हो रहा है। हेल्थ बजट जब से ये सरकार आई है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। एजुकेशन बजट जब से ये सरकार आई है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जवाब नहीं दिया आपने, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि जब ये सरकार मीडिया का गला दबा के रखेगी, संसद में आवाज उठाने नहीं देगी, तो आप तक हमारी आवाज कहां पहुंचेगी, आम आदमी तक हमारी आवाज कहां पहुंचेगी। आज भी हमने प्रोटेस्ट किया महंगाई के ऊपर, और कांग्रेस लगातार 2014 के बाद कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करती आ रही है, सड़क में भी अपनी मांगे रख रही है और पार्लियामेंट में भी हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो आवाज दबाने का काम कर रही है और इश्यूज को डाइवर्ट कर दी है। कभी किसी कमर्शियल मूवी को प्रमोशन में देती है, कभी प्रधानमंत्री जी जियो की प्रमोशन में लग जाते हैं, कभी 80-20 की बात करते हैं, कभी तो फिर उसके बाद शिवाजी भी आते हैं। असली मुद्दे पर बात नहीं करते, जो मुद्दे हैं ये सरकार उनके ऊपर बात करके राजी नहीं है। जी, आप भी बात नहीं कर रहे। मैंने बतौर विपक्ष पूछा था, आपने बताया नहीं वो भी। नम्रता जी, आपको कभी दिक्कत आती है? आपको कहा जाता है कि बी पार्टी हैं आप डिफेंड करना पड़ता है आपको? जी विनोद जी, आप तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं कि आप इस तरह के प्रश्न पूछें। कल ही मैंने देखा कुछ पार्टियां जब पहले हमें बी टीम कहा करती थी, कल उन्होंने आपको भी बी टीम कहा बीजेपी की। इसलिए जो नाकाम लोग हैं वो हमेशा दूसरों के कंधों पे बंदूकें ठान के वो हमेशा इसी तरह से वार किया करते हैं। हमें इस तरह की दिक्कत क्यों आएगी? वो लोग वार करते हैं जो कभी पायलट सीट्स पे बैठ के इनके हमसराह रहे, उन्होंने इनके साथ सत्ता चलाई।
इनके साथ वो होम मिनिस्टर रहे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स रहे। एक आरोप लगता है सरकार पर कि सरकार धर्म की राजनीति की आड़ में महंगाई जैसे मुद्दों को दबा लेती है। हम कहते हैं कैसे कामयाब हो जाते हैं ये लोग? देखिए, ये इनकी सरकार की दमनकारी नीतियां जिनका विरोध हम करते रहे। आपने एक प्रोटेस्ट देखा जो महिलाओं ने किया मेरे साथ खड़े होके, और हमने अपनी गिरफ्तारियां दी। पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर में कि महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी और मचल के भरे गए, हम तब बाहर आए। मेरा आपसे ये कहना है कि इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम सदैव आवाज उठाते रहे हैं, और हमारी कोशिश की है कि रिहर्सल के लिए हम एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाए। अगर हम अपनी बात लेके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करते हैं, अगर हम अपनी बात लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करते हैं, तो वो जो मर्जी समझे, हमें अपने लोगों की बात उठानी है और उन मुद्दों का हल हो सके हर मुमकिन को करनी है। इसके लिए आगे भी प्रयास करेंगे, और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है। आज आप मुद्दा था महंगाई का, मेरे पे आपने बदल ही दिया। ये अरोड़ा साहब ने, क्योंकि एक बड़े अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, ये बात को बिल्कुल स्ट्रेटली उन्होंने कह दिया कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि उसमें गरीब बचता वो पिसता है या अमीर पिसता है। बिल्कुल सही, इस सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। देश को मजबूत करने के नाम पर किसी भी गरीब का गला घोट सकते हैं। बिल्कुल, सरकार को देश को मजबूती चाहिए, लेकिन देश पहले भी मजबूत था। मैं कहती हूँ, जो देश अंग्रेज छोड़ के गए, सुई बनाने की क्षमता नहीं थी इस देश की, हवाई जहाज बनाने तक ये देश आया। तो देश पहले भी उसकी मैंने तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि पहली बार एक नेता भाजपा के यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया बल्कि चाइना का लिया, कि हमने लोहा चाइना से लेना है। वरना ये तो आजकल श्रीलंका से कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा देश पहले भी मुकाबला करने के लिए तैयार था। हम जब 47 से देश आजाद हुआ, देश ने बड़े बड़े लोहे लिए अपने साथ वाले मजबूती देशों के साथ, और वो आज भी बहुत मजबूत है, हमें इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अपनी गरीब जनता को त्रस्त रखना, ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है कि आज गृहिणी 175 रुपए का तेल 210 रुपए में खरीदे? अडानी साहब वो पूरे एशिया के नंबर 1 अमीर इंसान बन जाते हैं इसी दौर से निकलते हुए। तो देखना होगा, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। साहब 2013 में जब प्रचार करते थे तो महंगाई प्रमुख मुद्दा होता था आपके हर प्रचार में, हर जब कैंपेन चलती थी, हर मंच में महंगाई उभर करके आती थी और आप इसके लिए यूपीए को दोषी ठहराते थे। और अब देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। डर नहीं लगता है, खौफ नहीं आता है कि 24 में तो इलेक्शन लड़ना ही है? विनोद जी, हमें 24 बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। 24 में आयाम है, आउटलुक है चीज़ों को देखने के लिए। अभी आप ये कह रहे थे कि मीडिया रोल नहीं प्ले करता, अभी की जस्ट बात कर रहा हूँ कि प्रश्न की चीज़ों को किशोर लोग लेके जाते हैं। अभी कर्नाटका की एक न्यूज़ चल रही थी कि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि लाउड स्पीकर के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है, नॉइस पोल्यूशन जो है, हर एक इरेस्पेक्टिव, किसी धर्म की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, नॉइस पोल्यूशन को कम होना चाहिए। उन्होंने स्कूल के लिए कहा, बाकी जगह के लिए कहा, और उसमें डिबेट क्या शुरू होगी। कुछ लोगों ने बाहर आके, नहीं ये मुस्लिम हमारे जो लाउड स्पीकर सुबह हमें अजान करते हैं उसके ऊपर पाबंदी है, ये हम नहीं होने देंगे। देखिए, एक सिंपल सा डायरेक्शन, अब उसको डाइवर्ट किस तरफ कर दिया। बेसिकली जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए पीछे सबने देखे, जो जिस समय हुदरंग हुआ, जो आम आदमी पार्टी के जो कारपोरेटर थे वो जिस प्रकार इन्वॉल्व रहे दंगे करवाने में, हमारा ये मानना है कि सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर सोच की दिशा जो है वो एक ठीक पॉजिटिव करने की जरूरत है। नीति रीति को ठीक ढंग से लेने की जरूरत है। जब आपने जो शुरू में बात कहा उसको मैं दोबारा पर 80-20 की जो आपने बात कही कि ये महंगाई बढ़ा करके 80-20 की बात नहीं, 80-20 का हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर ब्लैकमेलिंग है तो ब्लैकमेलिंग किसी हद तक भी इस देश के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ब्लैकमेलिंग सिर्फ वो वोट बैंक बन के किसी कास्ट के फैक्टर को लेकर, किसी और फैक्टर को लेकर, किसी धर्म के फैक्टर को लेकर अगर ब्लैकमेलिंग करते हैं तो ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इसलिए दृष्टिकोण, सोचने का एंगल, हमने सोचने के एंगल को बदलना शुरू किया। मैंने कहा जैसे राजनीति से ज्यादा हम राष्ट्रनीति करते हैं। हमारा इसलिए खुलकर आरोप है कि हर इशू को वो इस प्रकार के जोड़ने की कोशिश करते हैं कि उसको धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश होती है, जबकि हमारी ये कोशिश है कि ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो बड़ी देर से चल रही थी उसको हमने रोकने की कोशिश की है, रोका है।
और ये बात जरूर कहूंगा, मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि डेफिनेटली कुछ कास्ट हमें भी, ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं पिंच होता, हम लोग भी पार्ट एंड पार्सल है, हमारी भी अगर कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक्स्ट्रा इनकम है कोई, उससे हमें भी पेट्रोल से डालते समय पिंच होता है। लेकिन जो वर्ड सिनेरियो बनाया उस वर्ड सिनेरियो को देखते हुए इसको जल्दी ही ठीक करने का प्रयास भी होगा, ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ। कपिल जी, जब एमएसपी बढ़ाने की आप बात करते हैं, मंडियों में रॉ मटेरियल के पैसे बढ़ जाते हैं, महंगा हो जाता है, तो महंगाई स्वाभाविक सी बात है। एक तरफ आप कहते हैं किसानों को भी पूरा लाभ मिलना चाहिए और महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा संभव है? देखिए, अगर खुदरा महंगाई की हम बात करें जी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप मार्केट में जाते हैं, आप एक अपनी शर्ट खरीदते हैं, मैं मार्केट से एक शर्ट, उसकी टैग प्राइस जो है वो सरकार तय करती है या फिर वो तय करता है। और ये बड़ी विडंबना है कि किसान की फसल की कीमत वो तय नहीं कर सकता, और उसके बाद जब औने पौने दाम पर किसान की फसल उससे ली जाती है, उसके बाद दुगने तिगने पर उसी फसल को बेचा जाता है। उसमें सरकार का हस्तक्षेप चाहिए। और सरकार ने जो नया बनाया उसमें जब तक प्राइस खुदरा जो महंगाई है वो नहीं चला जाएगा, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये तो बड़ा निंदनीय है। बात की नॉइज पोल्यूशन या फिर उस दूसरे धार्मिक विषय हो, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। सरकार अगर भाषणबाजी करने के बजाय अगर उन कानूनों का सही तरीके से खुद भी पालन करे और पालन करवाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हंगर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 2014 में 55 पायदान पे था हमारा देश, आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116वें पायदान पे हैं। कौन सी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं? 3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर बसोली रोड को, डोडाकिवाड़ रोड को नेशनल हाईवे बना रहे थे। अगर आप स्टेट हाईवे को जब नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो आप आखिर पैसा लगा कहां रहे हैं? और संसद में आप हमेशा चर्चा से बच रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से ताकि आपकी पोल ना खुल जाए। तो कपिल जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार के कारण ही, वो तो ये खुद ही बोल रहे हैं जी कि नॉइज पोल्यूशन के ऊपर रसाकची हो रही है जी। अगर स्पीकर लगाने के लिए रसाकची हो रही है और अगर स्पीकर को ही सरकार अगर मैनेज नहीं कर पा रही, तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स आए दिन हो रही हैं और आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर पांव पसार रहा है, उसको कब रोकेगी सरकार? उसका क्या करेगी सरकार? जी नम्रता जी, आप हमें बताइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आवाम को मिसलीड या बरगला रही है। एक तरफ महंगाई भी बढ़ाई जा रही है और दूसरी बात महंगाई पर चर्चा भी नहीं हो रही है। देखिए, बरगलाने की बात आप रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को जम्मू वालों ने बहुत प्यार से 25 सीटें दी। उन्होंने सोचा ये डोगरा आन बान शान की बात करेंगे। नवरात्रा चल रहे हैं, आप देखिए सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटों का बिजली का कट होता है और अनशेड्यूल्ड पावर कट है, जबकि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि नवरात्रों में 1 मिनट का भी कट नहीं होगा। आप मुझे बताइए कौन सी सहूलियत की ये बात करते हैं? सिर्फ कर पे कर बढ़ाने की ये बात करते हैं। एक टैक्स दूसरा टैक्स, हमारी मिनरल वेल्थ, हमारे वाटर रिसोर्सेज और हम ही को बिजली महंगी। क्यों इस पे बात नहीं करते? हम सच्चाई पे बात करते हैं, डिबेट आइए बात करते हैं, धर्म की राजनीति को छोड़ के बात करते हैं। हम बात करना चाहते हैं, मैं इनसे वही पूछती हूँ कि किस इनकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा क्या है? राष्ट्रभक्ति है अपने राष्ट्र के लोगों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, ये देखे बिना कि वो किस रिलीजन का है, किस जात का है, किस कास्ट, क्रीड एंड कलर, उसका ना देखे बिना। तो महंगाई और ये जो राष्ट्रभक्ति है, इसको इकट्ठे कैसे ले आते हैं? जब भी हम महंगाई की बात करते हैं ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, हम महंगाई हम कोई और मुद्दा उठाते हैं ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त तो नहीं है ना? इससे पहले भी राष्ट्रभक्त हुए जिन्होंने देश को, बिल्कुल तथाकथित और दोहरा मापदंड है इनका हर चीज को लेकर। महंगाई है, इन्हें मानना होगा और इन्फ्लेशन को कम करना होगा। आज हर घर का बजट हिला हुआ है। आप देखिए, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज एक आम, आप मुझे बताइए, दिहाड़ीदार आदमी की क्या इनकम है? 7,000 8,000।
1050 में पेट्रोल डलवाएगा 120 का स्कूटी पे या मेट्रोल पे भी जाएगा उसका भी। जब रेट बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के तो हर चीज का, हर एसेंशियल कमोडिटी का रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, हर चीज का रेट बढ़ता है। क्या खिलाएगा? बूढ़े माँ बाप की तामीरदारी कैसे करेगा? अपने घर में 2 समय की रोटी का बंदोबस्त कैसे करेगा? इसका इंतजाम सरकारों को और अरोड़ा साहब आप बताइए, इन्होंने पहले पूछा कि आपकी कौन सी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रवाद कौन सा है आपका, उसकी परिभाषा क्या है? विनोद जी, मेरा राष्ट्रवाद वही है जो सबका होना चाहिए। अब देखिए, जिन्होंने बात की क्या करप्ट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन हुई, ग्लैडनी स्टेशन जो था, मैंने गवर्नर साहब को 3 दिन पहले मिलने के लिए गया था। बड़े तकलीफ से हम लोगों ने डिस्कस किया और मैं देख के फैक्ट्स देख के हैरान हो गया कि ग्लैडनी पिछले 20-22 साल से लगभग 50% पे काम कर रहा था। जो उसकी कैपेसिटी थी वो 100% यूटिलाइज नहीं होती थी। ये पहली बार हिस्ट्री के अंदर हुआ, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया पहली बार। आज फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, लोगों ने खुल के जीएसटी के 22% रेशियो जो है बढ़ी है, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, खुल के सारे सिनेरियो के अंदर किया है। हर एक तक राशन पहुंचे, कोविड में कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब ऐसा ना सोए, उसके लिए अगर हमने कोविड में बहुत सारी मृत्युएं भी देखी, देश भर में अगर जो अनअटेंडेड रह गई किया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर उसके लिए कहीं तो पैसा खर्च लगेगा, कहीं से तो पैसा आएगा। अब मेडिकल के लिए आज बहुत सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम ठीक करने का है। मैंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जैसे सिस्टम ठीक कर रहे हैं, मेडिसिन का सिस्टम बड़ी देर से चरमराया हुआ था, इसलिए हेल्थ जेनरिक मेडिसिन पूरे देश भर के अंदर एक अल्टरनेटिव सिस्टम खड़ा करने की कोशिश हुई कि जिस अगर नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मेडिसिन आती है तो इतनी कम रेट पे लोगों को मिलेगी। उस सिस्टम के लिए आज हेल्थ डे हम मना रहे हैं पूरे देश भर में, और वो इसलिए मना रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन की ओर लोग जाएं, जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ये सारे प्रोजेक्ट जो चलाने पड़ते हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई हवा में चलेंगे। आपने कहा कि आपने खुद कहा कि बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। आपने खुद कहा कि 22% जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है, तो उल्टा उसका लाभ आम पब्लिक को मिलना चाहिए। ये थोड़ी है कि 1000 रुपए का आप सिलेंडर देंगे, 1050 का जी सिलेंडर, जो आपने ठीक कहा विनोद जी, 22% 400 रुपए में रोया करते थे। डेफिनेटली सिलेंडर एक एस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गैस को पेट्रोल की कीमत 180 रुपए किलो आपकी चने की दाल है। मेरा ये मानना है कि इस सारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इन टोटल जब राष्ट्रपति की बात मैंने कही तो इन टोटल जो है सिनेरियो को ठीक करने के लिए अपनी इनकम जनरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, देश को बढ़ाना पड़ेगा, स्टेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे 47% हमारी स्टेट वैसे लॉस में चलती है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, हमारे सोर्स नहीं है, बाकी नहीं है। हम हर बात के लिए हमें डिपेंडेंट है मिनरल्स के मामले में। रेत बजरी आप क्यों नहीं जाते उसके ऊपर? 700 रुपए का बजरी का जो ट्रॉली थी 3000 की मिलती है। तो जब इंडिपेंडेंट होने की ओर चलेंगे तब लोगों को थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर स्वाभिमान से आगे बढ़ना है, स्वाभिमान से चलना है। आगे भी हम स्वाभिमान से रहते थे। ये थोड़ा सा वेरिएशन सिस्टम को ठीक करने के लिए थोड़ा आयाम इस प्रकार के बदलने पड़ेंगे। ये मनमानी को कैसे रोका जा सकता? अगर मजबूत विपक्ष होता तो शायद इतनी मनमानी नहीं हो पाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेट प्रोग्राम है जो फॉलो कर रहे हैं जी। और जो छद्म राष्ट्रवाद हिटलर ने शुरू किया था जर्मन के अंदर, उसी पैटर्न के ऊपर प्रधानमंत्री जी अपनी छवि गढ़ रहे हैं और बहुत हद तक वो गढ़ने में कामयाब भी रहे हैं। विनोद जी, इसका उत्तर मैं भी दूंगी आपको। भारतीय जनता पार्टी भी उसी छवि को गढ़ने में व्यस्त है और आम जनता को आम मुद्दों से भटकाकर बार बार वो ऐसे मुद्दों पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आने वाले समय में जनता के ऊपर बहुत ही भयावह और बुरा असर होने वाला है। हाल ही दिनों में सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं स्टेट के और सेंटर के, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने और बाकी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की और वहां पे ये आशंका जताई गई कि जल्दी से जल्दी अगर आपने महंगाई, टैक्सेस और रोजगार नहीं बढ़ाए तो भारत को श्रीलंका बनते समय नहीं लगेगा जी। उसके बावजूद भी ये सरकार जो है वो अपनी आंखें खोल नहीं रही और इस सरकार को अगर सिर्फ दिखाई दे रहा है तो वो सत्ता, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, हर चीज को ये आउटसोर्स कर रहे हैं और हर चीज इस प्रदेश के अंदर बाहर वाले
लोग आके, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे वो लिक्वर माफिया हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, औने पौने दाम पे जो चीजें यहीं से खरीद कर और उनको पार्टी विचारधारा से छोड़ करके आप अगर बताइए कि कमजोर विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो कहीं ना कहीं रोकता इनको। देखिए, आप बार बार बोल रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है। मैंने इससे मैं सहमत नहीं। कांग्रेस 2 फिगर में, मैंने पार्लियामेंट में ठीक है 2 फिगर में है, लेकिन कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा समय नहीं है पिछले 2014 के बाद जब कांग्रेस ने वक्त हर मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट ना किया हो सड़क में और पार्लियामेंट के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज ना करवाई हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तिरंगा तो 52 साल इन्होंने नागपुर के दफ्तर में फहराने नहीं दिया आरएसएस ने, और जिस लड़के ने फहराया उसको इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। ये क्या राष्ट्रवाद की बात करते थे? जब अंग्रेज थे इस देश के अंदर, सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और तब सावरकर जो थे वो 60 रुपए भत्ता लेते थे अंग्रेजों से, और आरएसएस बार बार जाके एनकरेज। सावरकर कहां थे ये आपको कल्पना भी नहीं है। किस कोलों में किस प्रकार वो पानी बैल चला 60 रुपए लेते थे ना एंड में, 60 रुपए लेते थे ना 1947 तक हत्या में आपने अंदर किया है, इसलिए आपको समझ होनी चाहिए। हाँ, तो अगर उन्होंने अगर हत्या की साजिश की होगी तो इंक्वायरी हुई होगी। और इस देश का जो पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे। देखिए, मेरा ये मानना है जो आप कह रहे थे कि विपक्ष कमजोर है, मैं जिस तरह से एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट देखती हूँ कि विपक्ष रहने कहाँ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इनके पास तो एक ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है कि इनके पास हर विपक्ष का नेता आता ही साफ छवि का हो जाता है। तो आप जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, इनके पास अपने जो आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग थे या भाजपा की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग थे, आज वो कितने हैं और बाहर से आए हुए कितने हैं। तो विपक्ष की बात आप करते हैं, पहले आप मुझे बताइए विपक्ष में इनके अपने घर के लोग कितने रह गए हैं जो इनके अपने हैं। तो लिहाजा मैं एक और प्रश्न अरोड़ा साहब से करना चाहती हूँ, क्योंकि मौका मिला है तो मैं चूकना नहीं चाहती। इनको नहीं लगता कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में भी पोटेंशियल है? जो केएस ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या उनको अपनी स्टेट की सेवा करने का मौका मिले? सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बाहर से लाके लगा दी, क्यों? ताकि वो हमारी बात ना सुने। आज यूपी बिहार के लोग यहाँ आ गए और हमारी आवाज तक नहीं सुनाई देती है। आज हमारी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं। क्या इन्हें ये चीज समझ नहीं आती है? क्या चाहते हैं? क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने सन ऑफ द सॉइल यहाँ की सेवा कर सकता? तो क्या इनकी अपना क्या मानना है इसके ऊपर, ये मैं इनसे प्रश्न करती हूँ। दूसरा, मेरा ये मानना है विपक्ष चाहे छोटा हो बड़ा हो, विपक्ष को अपनी डेसेंट की आवाज रखनी और उसको समझाना, आवाज पहुंचाने का हक है और राइट है, बिल्कुल वो रहना चाहिए जी। जो महंगाई है वो डेसेंट की आवाज ये ना भी सुने तो भी इनको महसूस होना चाहिए, क्योंकि प्रिक इन्हें होना शुरू हो गया है। अब अगर ये चुनाव कराना चाहेंगे या 2024 में ही कराएंगे स्टेट का, महंगाई जो है वो हर घर को इस वक्त हर घर को इफेक्ट कर रही है। डिबेट महंगाई पर चल रही थी, लेकिन नम्रता जी ने ये सवाल उठाया और आम पब्लिक के जहन में भी ये सवाल है कि आखिर जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, इवन के जेएन के कैडर के जो बाहर की स्टेट से आए हैं, उन पर भी भरोसा नहीं है। ऐसा है विनोद जी, नम्रता जी ने जो कहा है, यही माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे चेंज करने की ज़रूरत है जी? ये माइंडसेट है 370 एब्रोगेशन होने के पहले का माइंडसेट। अब उस माइंडसेट को जैसे हम चेंज करना पड़ेगा, कारण यह है कि जब हम एक नेशन, एक राष्ट्र, एक देश की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, एक संविधान, विधान, प्रधान की बात करते हैं, तो हर एक को इक्वल राइट है, चाहे वो स्टेट से बाहर हो, चाहे अंदर हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, वहाँ लगा करते हैं। बिहार में भी बिहार के लोग हैं, हरियाणा में। अब थोड़ा सिस्टम अपने बच्चों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे, 370 तोड़ के बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दो। अपने लोग आज अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं सड़क के ऊपर। देखिए, इसमें अगर आप हिमाचल का नहीं तोड़ते हो, हिमाचल में आप 377 देते हो, कम से कम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की तो बात करिए ना अरोड़ा साहब। हम देश का हाल बाद में जानेंगे, पहले मेरे को मेरे बच्चे का दर्द है, घर में खाने को नहीं, मैं बाहर कैसे दूंगी? जी,
चैरिटी बिगन्स एट होम। मैं एक लाइन में जी इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए चीजों को 11,000 इसलिए बाहर के लोग लाने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी से निकली, सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए वो स्थगित कर दिए गए, ट्रांसपेरेंसी के साथ किए गए। जेके बैंक भी आया सामने, जेके बैंक मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके फोरम पे एक बात जरूर जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। देखिए आज शोर करते हैं कि जो लोग के अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए हमारे हमदर्दी है, उसके लिए भी रास्ता निकालेंगे जो अनएम्प्लॉयड उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है किसी का हाथ मार के बैकडोर से एंट्री हुई होगी, कोई ने एंट्री की होगी, मेरा ये मानना है। और क्या पब्लिक इनसे नाराज नहीं है? क्या पब्लिक इनको सबक नहीं सिखाएगी? बैकडोर एंट्री की बात की इन्होंने, मैं मंत्री का नाम नहीं लूंगा कि उसकी बेटी को किसने लगाया और कौन से डिपार्टमेंट में लगाया, क्योंकि मैं डिबेट को इतना निजी नहीं करना चाहता हूं। आपने बैकडोर एंट्रीज की हैं, ठीक है, अच्छी बात नहीं। किसी की स्कैम सामने आया, जेके बैंक का स्कैम वो सबके सामने है। यहाँ तक बात है कि ये कब तक चलेगा? मंत्री की बेटी के पेपर भी कोई और दे रहा था MBBS के, तो उसकी जब इंक्वायरी हुई थी तो साफ हो गया था ना कि दे रहा था कि नहीं दे रहा था। निजी नहीं होना ना, कभी निजी होना नहीं, बिल्कुल आप कीजिए, मैं जवाब दूंगा ना। कूल। तो जब तक इनकी सरकार है जी, तब तक तो तानाशाही जम्मू कश्मीर की जनता को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। विपक्ष तो चिल्ला रहा है कि आप जल्द से जल्द एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाइए, जल्द से जल्द आप सरकार बनाइए, जल्द से जल्द आप लोगों को राहत दीजिए, महंगाई से राहत दीजिए, इस तानाशाही ब्यूरोक्रेसी से राहत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।